वेलकम टू ICAT अकेडमी। कुछ और चैप्टर्स रिवाइज करते हैं। टाइम कम है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, देखो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत इजी होती है। ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन मैंने लिया, बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाइन कैसे बनती है ग्राफ में? कोइंसिडेंट लाइन बनती है। और कंडीशन कैसे होती है? a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये a1 b1 c1 क्या है? ये इक्वेशंस है हमारे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन, उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 होती है, उसकी कंडीशन दे रखी है। तीसरी एक और कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन? नो सॉल्यूशन। मतलब इस वाले में x और y की कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो लाइन ग्राफ में हमारी लाइन कैसे बनेगी? पैरेलल लाइन। ग्राफ में लाइन बनेगी पैरेलल लाइन। और कंडीशन इसकी क्या होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा, इन दोनों में यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, we will get some values of x and y so that we can solve this equation and get the values of x and y. So these are also known as consistent equations. These are known as consistent. Consistent means we can find out the value of x and y. और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, we cannot get any value of x and y, so this will be inconsistent. इनकंसिस्टेंट। इस पर क्वेश्चन आता है कंडीशन के। देखो ग्राफ में भी कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं। बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो ग्राफिकल मेथड से हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलो पहले तो ऐसे ही चेक कर लो। a1 by a2 1 by 3, b1 by a2 -2 upon -6 that will be also 1 by 3, c1 by c2 6 by 0 that is it. So इसकी कंडीशन क्या है? a1 by a2 equal to b1 by a2 is not equal to c1 by c2, मतलब नो सॉल्यूशन। मतलब इस ग्राफ की जो दो लाइनें बनेगी वो लाइनें कैसे बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ की लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमें सॉल्यूशन सेट ढूंढनी होती है। ये कंडीशंस याद होने चाहिए आपको। बहुत सारे क्वेश्चन कंडीशंस के ही होते हैं, चांसेस ज्यादा है कंडीशन पर ही क्वेश्चंस आ जाए। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हम सीख भी रहे हैं और साथ साथ ग्राफ बनाएंगे कैसे वो भी देख रहे हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 6 है हमारे पास। x माइनस 2y इक्वल टू 6। मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू एक बार 0 ले लिया मैंने। x की वैल्यू 0 ले ली, तो ये क्या हो जाए? 0 माइनस 2y इक्वल टू 6। सो माइनस 2y इक्वल टू 6, तो y विल बी -3। मुझे एक y की वैल्यू आ गई। मतलब x अगर 0 थी तो y -3 थी। x की एक और वैल्यू सोच लेते हैं, या चलो y की वैल्यू सोच लेते हैं। अब मैंने y को 0 मान लिया, सपोज करो y को 0, तो x माइनस 2 इंटू 0 विल बी 6, सो x विल बी 6। अब यहाँ सॉल्यूशन सेट क्या बने? 6, 0। तो मुझे दो सॉल्यूशन सेट मिल गए। अब अगर लाइन, मैं रफली बता रहा हूँ आपको, अगर हमने ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रखा है हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पॉइंट्स प्लॉट करो। 0, -3, 0, -3 पॉइंट प्लॉट करने आते होंगे। 0 x पे और ये -3। दूसरी पॉइंट है 6, 0, 6, 0, 6, 0, ये दो पॉइंट आ रही है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमारी एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन किस इक्वेशन की है? ये लाइन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 6 की है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। चलो मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। 3x माइनस, तो मैं यहाँ सबसे पहले 3 कॉमन ले लूंगा। x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक सिंपल सी इक्वेशन बन। अच्छा, ये तो सेम हो गई।
सेम सेम हो गई तो सेम ग्राफ बनेंगे इसके, एक्स माइनस टू वाई, नहीं सेम सेम नहीं है, देखो एक्स माइनस टू वाई 6 है, ये एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 0 है। चलो ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। अगर 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 मैं x की वैल्यू 0 रख लूं तो 0 माइनस टू वाई इक्वल टू 0, तो यहां से माइनस टू वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो एक सॉल्यूशन सेट क्या मिले मुझे, 0 कामा 0 मिली। दूसरा मैं x की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, x की जगह अगर मैं रख लेता हूँ 2, x की जगह मैंने 2 रख लिया, तो 2 माइनस टू वाई इक्वल टू 0, तो माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, तो ये दूसरी सॉल्यूशन सेट क्या बनी, 2 कॉमा 1। तो अब इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 0 कॉमा 0, ये वाली हमारी पॉइंट हो गई 0 कॉमा 0, और दूसरी पॉइंट क्या है 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1, ये अब यहां से ये पॉइंट जा रही है, और ये दोनों लाइनें क्या होंगी, दोनों की दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसकी। अब इसे मैं आपको वैरायटी बताता हूं। अगर मान लो ग्राफ, मैंने क्या सिखाया, किसी इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। अब इसकी वैरायटी क्या है कि दो इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन बस बोलेंगे सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अगर वो दोनों इक्वेशन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू जो x की है वही x की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू जो y की है वही y की वैल्यू, तो इससे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा है, जैसे इस वाले में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x, अब ये क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। चलो इसे ही बताता हूं मैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना सीखा आपने, और ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये सीखा। जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही x और y की वैल्यू होगी। अब इसी के कुछ वेराइटीज हैं। वेराइटीज क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ, ये सब देखो छोटे छोटे टेस्ट करते हैं। y इक्वल टू 2x, तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू 2x माइनस 1 आप सॉल्व कर लो, y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये y इधर आई वो 2 उधर गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, जिस तरह से आप इक्वेशन लिखते थे। दूसरी इक्वेशन है आपके पास क्या, 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, फिर से दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स निकालो, दो दो पॉइंट को प्लॉट करो, उनकी लाइनें बनाओ। लाइन जैसे ही बनाओगे तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करा, तो जो भी मान लो ये 4 पे टच किया तो 4,0 लिख देंगे हम लोग। वाई एक्सिस को अगर मान लो इसने 3 पे टच किया, 3 पे, तो ये क्या हो जाएगी 0,3, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी, यही पूछा है इसने, तो ये हम लिख सकते हैं। इसी में और क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर मान लो दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस आपने बनाए, दोनों इक्वेशन की ग्राफ इस तरीके से आ गई, और उसने बोला कि ये दो इक्वेशंस हैं, और जो हमारी एक्स एक्सिस है इससे जो ट्रायंगल बनी है उसकी एरिया निकालो। तो आपने पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन सेट ढूंढा, सॉल्यूशन सेट से दो इक्वेशन की लाइनें बनाई, उसके बाद ये वाली लाइन और ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन, इसने अगर बोला था एक्स एक्सिस के साथ, तो ये ट्रायंगल बनी। इसकी एरिया कैसे निकलेगी, ये वाली पार्ट बेस हो जाएगी और ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। मान लो ये 0 है, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ ये -2 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 7 हो जाएगी। तो इसकी बेस 7 है और हाइट यहाँ से हम चेक कर लेंगे, जो भी हाइट है इसकी एरिया निकल कर आ जाएगी, और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं। तो ये बहुत इजी पार्ट है, ग्राफिकल मेथड हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक ग्राफिकल मेथड बताया कि किस तरह के ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करी, हम लोगों ने कंडीशंस किए थे कि कंडीशंस क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन मतलब कि नो सॉल्यूशन है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, k की किस वैल्यू पे, सॉरी p की किस वैल्यू पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी। तो हमारे पास इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, px प्लस 3y माइनस p माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x प्लस पी वाई माइनस पी इक्वल टू 0। मेरी a1 की वैल्यू क्या है p, मेरी b1 की वैल्यू क्या है 3, और c1 की वैल्यू क्या है, दिस इज माइनस p माइनस 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, a2 विल बी 12, sorry, b2 will be p and c2 will be minus p,
हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज लिख ली। उसके बाद हमारे को बोल रखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप लिखो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कंडीशन तो याद होनी चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या है? दिस इज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, A1 की वैल्यू P अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन P इक्वल्स टू माइनस P माइनस 3 अपॉन माइनस P। एक छोटी सी गलती जो करते हैं बच्चे, जनरली सही भी हो जाती है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी दो को इक्वेट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो किसी भी दो को इक्वेट करो, दो को इक्वेट करना ही है। अगर आपने सिर्फ एक को इक्वेट किया और उसी से P की वैल्यू आ गई तो वही कंप्लीट नहीं करोगे आंसर आप दूसरे को भी करोगे। किसी भी दो को जरूर करना है, और जो कॉमन आंसर आएंगे वही हमारी आंसर होगी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, P अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन P। सो दिस विल बी P स्क्वायर इक्वल्स टू 36, P स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो P की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 36, तो P की वैल्यू क्या होगी 6। थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है। क्या गलत है? मैंने पहले ही बताया है, जब रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो P की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों ही है। ये हमेशा याद रखना, P की जब स्क्वायर रूट जब आप स्क्वायर रूट निकालो तो प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं, तो P की वैल्यू प्लस और माइनस 6 दोनों ही। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को इक्वेट किया। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर लो या इन दोनों को इक्वेट कर लो। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी दो को इक्वेट जरूर करना है, ये नहीं कि आंसर 6 माइनस 6 ही है। चलो मैं दूसरा इक्वेट कर रहा हूं, दूसरा कौन सा करें, चलो दूसरा ये वाला कर लेते हैं। दिस विल बी 3 अपॉन P इक्वल्स टू P माइनस 3 अपॉन P। माइनस माइनस सेम था, कैंसिल कर लिया था पहले। सो दिस विल बी 3P, दिस P मल्टीप्लाइड बाई P विल बी P स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस 3P। ओ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, P स्क्वायर माइनस 3P। अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं आई, ये P स्क्वायर माइनस 3P और ये 3P, ठीक है। P स्क्वायर माइनस 3P ये भी आएगी, तो ये माइनस 3P इक्वल टू 0, तो P स्क्वायर माइनस 6P इक्वल टू 0। P कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया, तो P माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से P की वैल्यू 0 है और P माइनस 6 की वैल्यू भी 0 है। P की वैल्यू 0 है और P की वैल्यू 6 है। ये नहीं कर देना, P स्क्वायर इक्वल टू 6P, फिर यहां से एक P और एक P कैंसिल और P इक्वल टू 6। हाँ आंसर सही आ गया। ये गलत तरीका है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो 2 जीरो जाएंगे, एक जीरो है 0, दूसरी जीरो है 6। अब मैं क्या बता रहा हूं कि ये करना है, जब स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस आता है, जब इस तरह से हो तो भी दो वैल्यूज आते हैं, और हमेशा ही दो इक्वेशन सॉल्व जरूर करना है। कॉमन आंसर क्या है, यहाँ पर P की वैल्यू प्लस माइनस 6 है, यहाँ P की वैल्यू 0 और 6 है, देयरफॉर P इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। P इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने देखा था, सपोज करो ऐसे सॉल्व किया आपने और वहां पर P की वैल्यू सपोज करो 2 भी आई है और P की वैल्यू मान लो 3 भी आई है, और कुछ ऐसा इक्वेशन था कि इक्वेशन में जब आप 2 डालोगे जब आप इक्वेशन में, तो सॉल्व होकर के नहीं आएगी, वो कंडीशन मैच नहीं करेगी, तो आपको एक बार इक्वेशन भी चेक करनी पड़ेगी। ऐसा क्वाड्रेटिक में भी होता है। क्वाड्रेटिक में क्या है कि आपने 2 डाल दिया तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। चलिए क्वेश्चन अगर आता है तो ये सोचना, रेस्ट में आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमने इक्वेशन के सॉल्व कर ली, ये वाली चीज। अब क्या है, अब देखो ये मैं एक एलिमिनेशन मेथड का इक्वेशन कराना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट ले लिया मैंने, फ्रैक्शन में लिया, ऑलमोस्ट मैंने कंडीशन वाले थ्योरी मैंने कवर कर दी और मैंने टाइप बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन से कंडीशन वाले, और दूसरा ग्राफिकल मेथड से क्या क्या आ सकते हैं। अब ये वाली चीज है, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 11। तो क्वेश्चन लिखा मैंने x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 11। पहले से जब भी इक्वेशन आए तो डायरेक्टली ये नहीं कि इक्वेशन 1 है, आप क्या करो इसकी एलसीएम लो, थोड़ा सा सॉल्व करके तरीके से लिख लेते हैं। पहले एलसीएम 12, दिस विल बी 4x प्लस 3y equals to 11, so we can write it as 4x plus 3y equals to 11 into 12. 11 into 12 will be 11 into 12, 12, 12, 2, 3, 1, 132. 132, this is our first equation. This is our first equation, ठीक है। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी,
5x अपॉन 6, 5x अपॉन 6 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू -7। फिर से एलसीएम कितनी होगी 6, सो दिस विल बी 5x माइनस 2y इक्वल टू -7, so 5x minus 2y equals to -42, this is our second equation। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है और हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ कि आप एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व कैसे कर सकते हो। देखो, तो हमारे पास एलिमिनेट करने के हैं, या तो आप x एलिमिनेट करो या आप y एलिमिनेट करो। मैं अभी y एलिमिनेट कर रहा हूँ, लेकिन y की यहाँ पर ये 3 कोएफिशिएंट है, y की यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है। तो मैंने क्या किया, इस वाली पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8x हो गई, प्लस ये 6y हो गई, प्लस ये 2 2 4 3 3 6 1 1 2 64 हो गई। उसके बाद इस वाले को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15x हो गई, ये -6y हो गई और 3 2 6 3 4 12 -126 हो गई। अब देखो, अब जो ये मैंने सेम कर दिया, इन दोनों की साइन भी देखो अपोजिट है। अपोजिट होने से अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर ये अपोजिट नहीं होते, सेम होते तो हम दोनों इक्वेशन माइनस करते और सभी की साइन को क्या करते, चेंज कर देते। सभी को साइन को चेंज करते तो ये दोनों फिर अपोजिट साइन क्या आते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। अभी हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गए। 15 और 8 23x और यहाँ पर हमारे पास 14 माइनस 6 14, एक मिनट बस, 14, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो 15 और 8 23x, यहाँ हम लोगों ने माइनस कर लिया, 14 माइनस 6 ये हमारी 8 हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 5 माइनस 2 3 हो जाएगी, ठीक है। और 2 माइनस 1 138, तो x की वैल्यू हो जाएगी 138 अपॉन 23, जो भी आंसर है। जैसे ही आपको x की वैल्यू निकल गई और फिर आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट पर आ रहा हूँ तो हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो समझो। हमें एलिमिनेट करनी थी तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि y करनी है x करनी है। अगर मुझे y करनी तो पहले मैं इन दोनों के जो वैल्यूज है उसको सेम करना चाहूँगा। सेम करने के लिए मैंने अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को। फिर मैंने देखा कि इन दोनों की साइन अपोजिट है तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। अगर अपोजिट साइन नहीं होते, सेम होते तो हम साइन चेंज करते। चेंज सिर्फ इसकी नहीं करते, सभी की चेंज करते, मतलब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते। फिर से वो एलिमिनेट हो जाता है और एक की वैल्यू हो जाती है। एक की वैल्यू जैसे ही आती है उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते तो वो भी आ जाती। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एलिमिनेट करने को बोला है या किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, फिर भी आसान है। क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं देते तो थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करते हैं। वो छोटे छोटे चेंजेस आपको समझ में आनी चाहिए। छोटे से चेंज है, मैक्सिमम बच्चे आराम से समझ जाते हैं। कूल होकर एग्जाम दोगे आप भी समझ जाओगे। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो मल्टीप्लिकेशन तो आती है हमें, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 7 y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 14। तो इसे थोड़ा सॉल्व करो। 7 मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 14 माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 14 21 माइनस 4 दिस विल बी 17 प्लस 17 दिस विल बी माइनस 17 21 माइनस 4 दिस विल बी 17 17 उस साइड गई तो माइनस 17 हो गई। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2x 7y इक्वल टू -3। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। क्या इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन बना सकते हो? फिर दूसरी इक्वेशन बना के फिर से आप एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर लोगे तो आंसर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या आ सकती है? लीनियर इक्वेशन में देखो मैक्सिमम चांसेस है कि कंडीशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने को आ सकता है। अगर वर्ड प्रॉब्लम आई तो वो केस स्टडी में आ सकती है। वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशंस आपको बस बनानी है। अगर आपने इक्वेशन सही तरीके से बना लिया तो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारे टाइम के कंस्ट्रेंट है इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे। हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखो एक इजी सा चैप्टर है। इसमें 3 चीजें हैं। पहले वो p बाई बी, b बाई एच, p बाई एच, इनकी कुछ वैल्यूज होती है जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी
एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा वास्ट है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, बाहर के बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अभी उस वाले पार्ट को हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करी तो भी पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट टू एक्सरसाइज की सारी चीजें करा रहे हैं। तो फर्स्ट टू एक्सरसाइज में होता क्या है? होता यह है कि आपको दिया होता है कि साइन थीटा की वैल्यू 5/7 है। साइन थीटा की वैल्यू 5/7 है। तो आपसे बोलेंगे फाइंड 2 cos थीटा माइनस 7 tan थीटा, ऐसे कुछ भी दे देंगे, ऐसे कुछ भी दे देंगे। तो इसे करने का तरीका ये है कि हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 5/7 और साइन थीटा होती क्या है? P/H। तो यहां से हमें पता चला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली एंगल थीटा है, ये वाली एंगल थीटा है। तो P की वैल्यू कितनी होगी? 5 और H की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब आपको निकालना क्या? ये बेस निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 49 माइनस 25 इक्वल्स टू B स्क्वायर। 49 माइनस 25 करोगे तो 24 इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो B की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 24। 24 को अगर करना चाहते हो तो प्राइम फैक्टराइज कर लो। 24 2 12 2 6 2 6, तो 2√6, दिस विल बी 2√6। तो ये हमारी कितनी आई? 2√6। अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 cos थीटा माइनस 7 tan थीटा करना है। तो 2 cos थीटा क्या होती है? cos थीटा होती है B/H। तो इसकी B कितनी है? इस थीटा के अकॉर्डिंगली B जो है ये हमारी 2√6 और H कितनी है? 7 माइनस 7 tan थीटा। तो 7 tan थीटा क्या होती है? P/B। तो P कितनी है? 5 और बेस कितनी है? 2√6। तो यहां से ये हमारी हो गई 4√6/7 माइनस 35/2√6। आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या हो जाए? 7 2 14√6। यहां से डिवाइड किया तो ये 2√6 हो जाएगी। 4 2 जा 8 एंड √6 इंटू √6 माइनस 14√6 को आप 2 से 7 7 इंटू 35 7 5 35 7 3 21 22 23 22 245। सो दिस विल बी 48 माइनस 245/14√6। कुछ भी आ जाए। ये तो मैंने सिंपल बताया, लेकिन इसकी बहुत सारी वैरायटी है। इसकी भी बहुत सारी क्या है? वैरायटी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चेंजेस कहाँ करते हैं? देखो, चेंजेस ये करते हैं, अगर उन्होंने ऐसा दे दिया कि 8 cos थीटा इक्वल्स टू 5, तो कुछ नहीं, आप यहां से लिखोगे cos थीटा इक्वल टू 5/8। cos थीटा इक्वल टू 5/8। अगर उन्होंने दे दिया, अब यहाँ पे कर सकते हो, ये बेस और ये एच से आपने इसको रिलेट कर लिया, बेस और एच से रिलेट कर लिया, तो ये बी की वैल्यू हो गई, ये एच की वैल्यू हो गई। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसकी पी निकालोगे। फिर अकॉर्डिंगली जो भी बोलेंगे, कुछ भी दे सकते हैं वो। सपोज उन्होंने दे दिया साइन थीटा -2 cos थीटा अपॉन सेक थीटा -3 tan थीटा, तो सबकी वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दे दिया तो मान लो उन्होंने दिया कि tan थीटा इक्वल टू 0.2, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, tan थीटा दिया इन्होंने, तो ये हम लोग क्या करेंगे? 2/10 लिख देंगे। ये कितनी हो जाएगी? ये 1/5 हो जाएगी। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू P/B। अब P की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 5 है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, कि थीटा के अकॉर्डिंगली हमारी P, B और H चेंज करती है। थीटा के अकॉर्डिंगली हमारी P, B और H जो है वो चेंज करती है। कैसे? इसे मिलाते हैं। जैसे उन्होंने दिया है साइन A इक्वल्स टू 3/5 साइन A, और कोई ट्रायंगल बता रखा है कि ट्रायंगल ABC है और एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। तो हमने ये बनाया, एंगल C हमारी 90 है, ये A और ये B है। तो इन्होंने साइन A दिया है, तो A के अकॉर्डिंगली ये वाली चीज क्या होगी? P/H। देखो, A के अकॉर्डिंगली जो P है वो ये है,
तो ये वाली वैल्यू हमारी हो गई 3 और h जो है वो 5। अगर एंगल ए की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखी जाए तो ये वाली इसकी परपेंडिकुलर है, ये वाली h और ये वाली इसकी बेस है। सेम ट्रायंगल हो और अगर एंगल बी से आप रिलेट कर रहे हो, एंगल बी से रिलेट कर रहे हो, तब इस बेस, इस एंगल बी के अकॉर्डिंगली ये वाली चीज परपेंडिकुलर और ये वाली चीज इसकी बेस है। तो देखो वैल्यू चेंज करते हैं एंगल के अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, अगर मान लो इन्होंने ऐसा किया, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4, 25 माइनस 16, और ये कितनी आ जाएगी 4, 3 5 3 4, पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होते हैं। 25 माइनस 9 16, 16 की जो स्क्वायर रूट है 4, तो ये हमारी कितनी होगी 4। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन b माइनस 2 कॉस a। अब देखो एंगल चेंज कर दिया, अब साइन b, साइन होती तो p बाई एच है, लेकिन b के अकॉर्डिंगली p कौन है 4 और h कौन है 5, माइनस 2 कॉस a, कॉस a के अकॉर्डिंगली बेस कौन है, कॉस b बाई एच होती है, लेकिन इसकी बेस कौन है 4 और इसकी h कौन है 5। तो एंगल के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज करते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे और इसके आंसर आएंगे। ठीक है, ये एक पार्ट है जो आपको करनी है कि कुछ भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है और इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एंगल्स, एंगल्स आपको याद होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये आपको पता है, लेकिन साथ साथ ये भी याद होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसी को उल्टा करके लिख दो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू नीचे से 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। और एक याद कर लो टैन की, टैन, हालांकि टैन आप साइन बाई कॉस से भी निकाल सकते हो, लेकिन टैन याद ही कर लो, टैन 0 डिग्री 0, टैन 30 डिग्री 1/√3, टैन 45 डिग्री 1, टैन 60 डिग्री √3, टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। और इनके रेसिप्रोकल आप जानते हो, इसका कॉसेक होता है, इसका सेक होता है, इसकी कॉट होती है। याद रखना, नॉट डिफाइंड की रेसिप्रोकल 0 होती है, 0 की रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होती है, 1 की रेसिप्रोकल 1 रहेगी। अगर ये वैल्यू याद है तो एक सॉलिड अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ भी वो देख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री प्लस टैन ऑफ 45 डिग्री अपॉन कुछ भी उन्होंने दे दिया, सपोज करो उन्होंने दे दिया कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री और बोलेंगे फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालनी तो आपको सबकी वैल्यू रखनी है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, सो दिस इज 1/2 स्क्वायर। कॉसेक 60 सोचना है तो आप साइन 60 सोचोगे, साइन 60 √3/2 होती है और उसकी रेसिप्रोकल लेनी है, कॉसेक उसकी रेसिप्रोकल होती है, √3/2 की रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/√3 प्लस टैन 45 डिग्री 1, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर के लिए सेक 30 के लिए आप कॉस 30 सोचोगे, √3/2, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी 2/√3, 2/√3 स्क्वायर। जो भी है इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर निकालोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एंगल्स अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मुझे कुछ और चैप्टर्स की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मुझे ये बात पता है, मतलब मैं बेसिक, जो बच्चे मैथ्स जिन्होंने बेसिक लिए कम से कम कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के अगर जा रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अभी हमारे एग्जाम बस होने ही वाले हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर के या कुछ 5-6 चैप्टर्स के हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर पढ़ ली तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आएंगे और डायरेक्टली आप क्वेश्चन क्लिक कर दोगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखो सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है और उसके 2-3 तरीके होते हैं
कि किस तरह से टोटल कर्व सरफेस निकालेंगे, टोटल जो भी सॉलिड बॉडी की दो दो ऑब्जेक्ट कंबाइन कर रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की कुछ चीजें निकालनी होती है। तो मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर हमारे पास ये क्यूब है, क्यूब, अच्छा फॉर्मूले नहीं कराता हूँ, फॉर्मूले सबको पता है, फॉर्मूले सबको पता है, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले अगर नहीं याद है तो पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर लगी हुई है। आप पूछेंगे कि बताओ इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी है सॉलिड ऑब्जेक्ट की, तो इसकी टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखोगे, आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। क्या हो गया, नहीं इन्होंने सॉलिड बोला था, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, सॉलिड है तो आप इस वाले पर भी पेंट जरूर करोगे। तो आपको इस वाले पेंट मतलब ऊपर एक सर्कल पे पेंट करोगे, मतलब आप पाई स्क्वायर पर भी पेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसे कैसे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये कितनी होती है 2 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ सिलेंडर ये कितनी होती है 2 पाई आर एच। फॉर्मूले याद होने चाहिए। और हालांकि फॉर्मूले भी याद करने के कुछ तरीके हैं, एक दो ही फॉर्मूले याद करने होते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले समझ के करें तो बड़े इजीली होते हैं। जैसे सरकम CSA थी सिलेंडर की, तो ये सरकमफ्रेंस इनटू हाइट होती है, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट 2 पाई आर इनटू एच। चलो ठीक है, अभी हम लोग ये कर रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन क्या है पाई आर, कॉमन आपने पाई आर लिया तो ये 2r प्लस यहाँ पर ये 2h प्लस r। अब इसे सॉल्व करो आपको आंसर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन में इसकी रेडियस दी होगी, मान लो रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इस पूरे टॉय की जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि इसकी रेडियस अगर 7 है तो यहाँ भी 7 है, ये वाला पार्ट भी क्या 7 है, तो ये पार्ट क्या बचा, ये पार्ट बचा 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब आप सॉल्व करोगे, निकाल लो। इसी के अगर वॉल्यूम निकालने को देते हैं, इसी के अगर बोलते हैं कि वॉल्यूम निकालो, अगर वॉल्यूम निकालने को दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, लिखोगे इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारी होती है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस वाले से आप क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगी h प्लस 2/3 आर और वैल्यू डालोगे और आंसर निकल जाएंगे। तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का करा है। चलो एक और बताता हूँ, सपोज करो ये क्वेश्चन भी एक एनसीईआरटी की, क्यूब है, एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा रखा है, क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा रखा है। क्यूब की, इस क्यूब की जो साइड है, ये क्यूब है मैंने इसको ऐसे बनाया है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालना। ये बच्चों को टफ लगता है लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये 7 सेंटीमीटर का क्यूब है तो क्यूब की अगर आप टीएसए निकाल रहे हो तो क्यूब की टीएसए होती है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इस क्यूब की पूरी टीएसए तो नहीं निकालनी थी, ऊपर से तो ये पार्ट आपने कवर कर रखा। अगर इस पार्ट को ऊपर से देखोगे तो देखो एक स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर के अंदर एक ऐसे सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल ऐसे करके इस तरह से है, तो इस अंदर वाले पार्ट में तो आप पेंट नहीं कर रहे हो, तो 6a स्क्वायर तो नहीं लेना था, तो मैंने 6a स्क्वायर लिया। इससे करना आसान है, 6a स्क्वायर में से आप क्या करो, कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं करना है, ये सर्कल का पार्ट इंक्लूड नहीं करना है। जैसे ये क्यूब है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे रखी हुई है, उसको मैंने ऐसे दिखाया, इस तरह से हेमिस्फीयर रखी हुई है, तो इस वाले पार्ट में पेंट नहीं करना है, तो इस वाले पार्ट को माइनस कर दो, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्यूब का पूरा ये 5 साइड आ गए, सॉरी 4 साइड आ गए, नीचे का एक साइड आ गया और ऊपर का देखो ये 6a स्क्वायर, मतलब इस वाले में से मैंने एक सर्कल माइनस कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट जिसे हमें पेंट करना था, साइड वाले पार्ट। तो 6a स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस करो पहले, और क्या बच गया, ये हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की CSA क्या होती है, हेमिस्फीयर की CSA होती है 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लो, 6a स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, तो बनेगी क्या पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अच्छा ठीक है, एक और, अब मान लो इसकी रेडियस, रेडियस कितनी होगी, रेडियस 7/2 होगी, 7 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी दी। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक क्यूब है, इन दो क्यूब को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया। एक क्यूब की वॉल्यूम बता रखी थी,
इस वाले सिंगल क्यूब की वॉल्यूम बता रखी थी, और फिर ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड बनी है इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम अगर दे रखी थी, मान लो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब जो ये दो क्यूब आपने ज्वाइन किए हैं, दो क्यूब, अब इस दो क्यूब को ज्वाइन करने से क्यूबॉइड मिली है आपको, और इस क्यूबॉइड के आपको क्या निकालनी है, इस क्यूबॉइड के आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। एक बात बताओ, जब ये दो क्यूब आपस में जुड़ रहे हैं तो इस वाले क्यूब का ये वाला पार्ट तो अंदर आ गया, और इस वाले क्यूब का भी ये वाला पार्ट अंदर आ गया, तो ये वाली जो साइड थी, ये वाली जो फेस थी दोनों की, वो दोनों के दोनों चिपक गई, तो इस वाले फेस में तो आप पेंट नहीं कर पाओगे, बाकी सारे पेंट करोगे। तो एक क्यूब की टोटल सरफेस एरिया कितनी थी 6a स्क्वायर, एक फेस को आप पेंट नहीं कर रहे हो तो कितनी बची, बची आपके पास 5a स्क्वायर। दूसरे वाले क्यूब की भी, दूसरे वाले क्यूब की भी आप 6 के 6 साइड पेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक साइड तो ऐसे छुप गई है, इसमें पेंट नहीं करे तो बचा क्या, सिर्फ 5a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर कर दो, ए तो निकाल ही रखा था अपनी साइड, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10a स्क्वायर, इसकी टोटल सरफेस एरिया है 10a स्क्वायर, सिंपल है। चलो कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चैप्टर्स बेसिक मैथ्स में बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ बस फॉर्मूले याद कर लो आप, अभी के लिए फॉर्मूले अगर याद कर लिया और ये छोटी सी चीज अगर समझ गए, अगर आपके एक्चुअल आंसर मैच नहीं भी कर रहे हैं और आपने अगर ये सब पार्ट लिख दिया तो बात मानो मोर देन 50% मार्क्स मिल जाएंगे आपके हर क्वेश्चन में। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, और बहुत इजी पार्ट है। चलो एक और कराता हूँ। कोई टॉय है, वो इस तरह की है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, पूछ यही सकते हैं कि भाई इसकी इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी। तो जब आप इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे, जब आप इसकी टोटल सरफेस, तो क्या क्या आएगा, 2 इंटू सी एस ए ऑफ कोन, दो कोन है तो दो कोन की सी एस ए, प्लस इस सिलेंडर की क्या आएगी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आएगी। तो ये 2 इंटू सी एस ए ऑफ कोन मतलब 2 इंटू पाई आर एल, पाई आर एल, और सी एस ऑफ सिलेंडर कितनी 2 पाई आर एच, यही वाली चीज इसकी एच है। अगर मान लो टोटल टोटल लेंथ दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन और बताता हूँ, सपोज करो इसकी जो हाइट है और जो रेडियस है दोनों सेम है, हाइट और रेडियस दोनों के दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ये h की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरी 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 ये वाली लेंथ 42 सेंटीमीटर है। तो कोण की तो हमें, कोण में आ जाओ, कोण में देखो पाई आर एल दिया है, पाई आर एल, तो आपके पास r तो है, ये वाला h भी है, लेकिन इस कोण की स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है तो आपको ये भी पता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आप इसे लगाओगे तो एल आ जाएगी, एल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा, ये टोटल लेंथ 42 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस तो 7 सेंटीमीटर होगी, लेकिन सिलेंडर की एच कितनी होगी, 42 में ये 7 और ये 7 माइनस कर दो, 42 माइनस 14 कर दो तो इसकी एच आ जाएगी। चलो एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन करते हैं। मोस्टली एनसीईआरटी की करा रहा हूँ, बेसिक मैथ्स में कवर करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है तो ये चैप्टर छोड़ के जाती है, 3-4 चैप्टर मैंने छोटे छोटे थ्योरी कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब भी कॉन्सेप्ट पढ़ करके जा रहे हो तो आपके एग्जाम में लग जाएंगे क्वेश्चन, बात मानो नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके, छोड़ कर नहीं जाना चैप्टर्स। गुलाब जामुन का ये क्वेश्चन था कि एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का शेप है, जो बुक में शेप दिया आप वैसा नहीं, थोड़ा अलग बनाओ। ये सिलेंडर थी और सिलेंडर के बाहर और इधर बाहर स्फीयर थी, हेमिस्फीयर थी, हेमिस्फीयर थी। अब इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम अगर निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो ये रेडियस होती है, रेडियस वही वाली, ये भी रेडियस है, जो ये रेडियस होती है वही यही वाली रेडियस है। टोटल लेंथ मान लो इसकी दे रखी है, कुछ भी दे रखी है। अब मान लो ये r इसने दे रखा है तो ये वाली चीज भी होगी। सपोज करो ये r दे रखा है 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो ये वाली चीज भी कितनी हो जाएगी 3 मिलीमीटर, इधर भी ये कितनी हो जाएगी 3 मिलीमीटर, तो ये 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर। आप सपोज करो ये टोटल 12 मिलीमीटर थी इसकी लेंथ,
तो 12 मिलीमीटर में 3 मिलीमीटर इधर से चली गई, 3 मिलीमीटर इधर से चली गई, तो सिलेंडर की जो हाइट निकली 12 माइनस 3 माइनस 6 कितनी निकली, ये वाली हाइट इसकी निकल जाएगी 6 मिलीमीटर। क्या बात समझ में आई? भाई इसने बोला कि जो इसकी रेडियस है, ये जो रेडियस है, तो हेमिस्फेयर की ये भी रेडियस और ये भी क्या रेडियस है, हेमिस्फेयर की ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, और टोटल लेंथ दिया था, टोटल लेंथ ये दो रेडियस हमने माइनस किया तो सिलेंडर की हाइट मिल गई। अब देखो मुझे सारे वैल्यूज पता है, हेमिस्फेयर की रेडियस पता है, सिलेंडर की रेडियस पता है, सिलेंडर की हाइट भी पता है, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला ही तो याद करना है बस, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आप ही बताओ, दो हेमिस्फेयर जुड़ेंगे तो एक स्फेयर ही तो बनेगा, बन भी तो रहा है 2 इंटू 2 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फेयर की वॉल्यूम होती है। आप ऐसे लिख लो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 4/3 आर प्लस एच। अब क्वेश्चन में था कि 45 गुलाब जामुन थे, तो 45 गुलाब जामुन थे तो यहाँ 45 से मल्टीप्लाई, सारे में 45 से मल्टीप्लाई, सारे में 45 से मल्टीप्लाई, सारे में 45 से मल्टीप्लाई, और कुछ परसेंटेज दे रखी थी सिरप, जो सिरप है जैसे कि ये जो थी इसके अंदर गुलाब जामुन रखे हुए हैं और शुगर सिरप की वॉल्यूम कितनी होगी वो कुछ परसेंटेज दे रखी थी। सपोज करो वो दे रखी थी 60% थी, और वॉल्यूम ऑफ क्या निकालनी थी, वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालनी थी, और वॉल्यूम ऑफ सिरप बता रखा था कि 60% है, तो 60% है तो लो ये 60% कर दो 60/100। आपने इतना भी लिख लिया तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। वैल्यू डालो, कैलकुलेट करने की कोशिश करो, आंसर मोस्टली आ ही जाते हैं। टफ कैलकुलेशन चलो ठीक है, अगर आपने यहां तक भी लिखा तो ये हो सकता है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन बताया आपको, सरफेस एरिया वॉल्यूम के एक ग्रिप दिया आपको कि सरफेस एरिया वॉल्यूम आप कैसे कर सकते हो अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो। जल्दी से मैं स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी रिवाइज कराता हूँ, बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आपको मीन निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है, मोड निकालना आता है, पक्के से पढ़ के जाओ, फॉर्मूले याद करके जाओ और करने के तरीके याद करके जाओ, मीन मीडियन मोड के भी क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैं इसे रब करता हूँ एक बार। स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे मेरी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आप ओरली भी कर सकते हो। स्टेप्स याद करो, सबसे पहले मीन में देखो स्टेप डिवीजन मेथड आनी ही चाहिए। आप अगर स्टेप डिवीजन मेथड नहीं कर रहे हो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी वाली दे देंगे, स्टेप डिवीजन मेथड यूज नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी यार। टफ नहीं है, देखो स्टेप डिवीजन मेथड दीजिए, क्लास इंटरवल दे रखी होती है, सपोज करो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, ये मान लो 2 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 8 है, ये मान लो 6 है, और ये मान लो 10 है। ठीक है, ये आपने कर रखा है, यह इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप सपोज करो क्लास इंटरवल हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, इसे FI लिख देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होती है XI निकालना। XI क्या होती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू जिसे हम लोग क्लास मार्क कहते हैं। तो 0 और 10 की वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू क्लास मार्क 5, इसकी 15, इसकी 25, इसकी 35, इसकी 45। XI में से किसी एक को A मान लो। देखो A में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप A इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको लगभग बीच में A मान लो। अगला स्टेप क्या याद रखना है, CI, FI, XI, फिर क्या निकलेगी, फिर निकलेगी DI। DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A से, XI माइनस A से। मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने स्टैटिस्टिक्स जो छोड़कर जाएगा और कर रखा होगा, क्योंकि बस फॉर्मूले पड़े हैं, करना आसान है, बस 3-4 तरह के क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं। DI इक्वल टू XI माइनस A, XI क्या आते हैं आपके 5, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 10, 0, 10, 20। तो ये मैंने क्या कर दिया, DI निकाल दिया। DI के बाद क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं UI। UI क्या होती है, UI होती है DI/H। H क्या है, H इज द क्लास साइज। इसकी जो गैप 10 से 20, गैप कितनी की, 10 की, गैप कितनी की, 10 की, इसे क्लास साइज कहते हैं, क्लास वेट कहते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये -20/10, -2, -1, 0, 1, 2। फिर क्या करना होता है, फिर आपको करना होता है FI/UI। तो ये FI थी, इस FI को UI से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू -1 -4, 8 इंटू 0 दिस विल बी 0, 6 into 1 this will be 6, 10 into 2 this will be 20। ठीक है, 2 into 2 -4, 4 into 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, याद रखना है, ये एक फ्रीक्वेंसी की सम, सिग्मा सम इन सबको ऐड करने को सम, फ्रीक्वेंसी की सम निकालनी है। तो मैंने लिया था शायद 24 2 6 6 + 8 14 + 8 20, ये 30 है, 30।
और इधर इधर क्या करना है, लास्ट में जो सिग्मा एफ वाई यू वाई आई है इसका सम निकालना है, इसका भी सम निकालो। देखो 4 4 8 है, ठीक है, 8 और 6 -2 20, ये 18 आ रही है, ये 18 आ रही है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो थोड़ा अवॉइड करना, मैं अभी आपको स्टेप सिखाना की कोशिश कर। अब मीन निकालनी है, तो एक्स बार मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और मीन निकाल लेनी है। बस सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ए की वैल्यू 25, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 18, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30 और इंटू एच हमारी क्या है, क्लास है 10। इसी में एक और बात बताता हूं, अगर कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी अननोन है, ये फ्रीक्वेंसी अननोन है f1, ये फ्रीक्वेंसी अननोन है f2, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप तो फिर आपको यहाँ सम दे रखा होगा, इस पूरे का सम दे रखा होगा, तो आपने इन सब को ऐड किया और जो भी सम दिया उसके साथ इक्वेट कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गई f1 और f2 की, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी, आप प्रॉपर स्टेप डेरिवेशन मेथड ही करो, बस क्या होगा यहाँ f1 इंटू -1 ये हमारी क्या हो जाएगी -f1, और फिर ये f2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी f2। यहाँ जब आप ऐड करोगे तो यहाँ +f1 +f2 आएगा, फिर आप मीन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, लेकिन इसमें मीन भी गिवन होगी, मीन जो गिवन होगी मीन के नीचे मीन लिखो, बाकी वैल्यूज करो, यहाँ भी एक इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो मीन में दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक तो डायरेक्ट मीन निकालना है स्टेप डेरिवेशन मेथड, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी अननोन होती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर अननोन होती है तो आप डरो नहीं, तो फ्रीक्वेंसी अननोन होती है, टोटल सम यहाँ भी दे रखा होगा या ऊपर लिखा होगा टोटल, उससे एक इक्वेशन बनेगी। और मीन जैसे आप करते थे बस वैसे ही करो, जहां f1 और f2 आ रहे हैं उसको f1 और f2 रहने दो और मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो, मीन के नीचे मीन लिखो, वो वैल्यू गिवन होती है मीन की, और उससे भी एक इक्वेशन बनेगी, फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको f1 और f2 आ जाएगा। 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, काफी स्कोरिंग है। चलो इसे मैं आपको बताता हूँ मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, अगर आपको ये याद है तो डेटा कुछ भी आए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मीन का फॉर्मूला भूलना नहीं है, स्टेप सारी ये भूलने नहीं है, अगर भूल रहे हो तो बैक करो वीडियो और फिर से देखो ताकि याद रहे, या कॉपी में आपने कहीं भी लिखा है तो इसे रिवाइज करो। अब उसके बाद नेक्स्ट, मान लो ये फ्रीक्वेंसी फिर से मान लो 2, 8, 6, 12, 10 ऐसा कुछ दे रखा है, और अब आपसे बोला है मीडियन निकालने को, मीडियन मिड वैल्यू होती है मीडियन निकालने का तरीका है, आपको टेबल में CF लिखना होगा, CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते थे, ये 2, फिर क्या करते हैं 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 + 12 28, 28 + 10 दिस विल बी 38। तो ये CF याद होगा, CF ऐसे निकालते थे। पहला स्टेप मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप एन, जो ये 38 आती थी, यही चीज 38 है, ठीक है, सही क्या हमने 8 to 10 + 6, हाँ ठीक है 38। तो n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 38, फिर निकालते थे n/2, 38/2 = 19। अब क्या करते थे, 19 से बड़ा इस CF में देखते थे, ये सब याद होगा, आप लोग रिवीजन ही कर रहे हो, भूलना नहीं है बस। 19 CF में आपको देखनी है 19 से ज्यादा, अगर 19 है तो भी नहीं, 19 से बड़ा, मोर देन 19 कौन सी है 16 के आगे, सॉरी मोर देन 19 कौन सी है 28 के आगे 12 के आगे ये है हमारी मीडियन क्लास। 30 to 40 हमारी क्या है, मीडियन क्लास के आगे जो है वो 12, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोग हैं ये प्रीसीडिंग वाला लेते हैं, सामने वाला नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, ये 16। तो हमारा स्टार्ट सबसे पहले मीडियन क्लास कितनी है हमारी, ये हमारी है 30 to 40। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 30, और हमारी क्लास साइज कितनी की है 10 की। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो मैंने क्या किया, CF निकाला 2, 8, 2, 10, 16 ऐड करके, फिर n/2 निकाला, n/2 से बड़ा एक नंबर ढूंढा, उसके सामने वाली मीडियन क्लास होगी, उसकी लोअर लिमिट, उसकी क्लास साइज, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H, यही हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। इस मीडियन के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और हमारी मीडियन आ जाएगी। क्या बात समझ में आई। अब मीडियन में भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी, सपोज करो ये x है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता होगी, सपोज करो ये y है।
और टोटल दिया हुआ होगा, टोटल वो देकर रखेंगे आपको कि टोटल 38 है, और साथ साथ वो मीडियन भी बता देंगे कि इसकी मीडियन सपोज करो 32.5 है। अब क्या स्टेप होगा, अब देखो स्टेप होगा जो मीडियन अगर 32.5 है तो 32.5 देखो 30-40 के बीच में लाई करती है, तो मीडियन क्लास होगी 30-40। अब मीडियन क्लास का कोई निकालने का तरीका नहीं है। पहले मीडियन क्लास निकालने का क्या तरीका था, CF निकालते थे, n लिखते थे, n/2 करते थे, n/2 से बड़ा एक नंबर ढूंढते थे CF वाला, उसके सामने वाला मीडियन क्लास होता था। लेकिन अब अगर मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी वाले टोटल दी हुई है और मीडियन दी हुई है। अगर मीडियन ऑलरेडी दी हुई है तो मीडियन जिस क्लास में लाई करती है जिसके बीच में, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास यहाँ डायरेक्टली पता चल जाएगा। टोटल दे रखा है तो n भी आपको पता है, n/2 भी आपको पता है, ठीक है। अब इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट पता होगी आपको, h पता होगी, लेकिन आपको ये f नहीं पता होगी और ये 16 ये नहीं पता होगी। तो अब आप क्या करोगे, फिर से आप ये 2 + x यहाँ क्या आ जाएगा 2 + x। ये दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कि जिसमें मीडियन में जो अननोन फ्रीक्वेंसी होती है उसको करा रहा हूं मैं, कुछ भी है चलो ठीक है। 2 + x, उसके बाद ये 8 + x, 8 + x + y, 8 + 10 + x + y। क्या यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, मीडियन क्लास तो हमें पता चल गया, तो मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी y, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली हमारी क्या हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 + x, 8 + x। अब दो इक्वेशन बनानी है, फिर से मीन में याद करो, हमने जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे जहां पर अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो इन टोटल का सम दिया हुआ था, उन्हीं टोटल्स के सम को हमने इक्वेट किया था। टोटल का सम यहाँ पर कितना है 10 + 8 मतलब 18 + x + y, 18 + x + y। तो इसका मतलब कि 18 + x + y = 38। पहली इक्वेशन यहाँ से x + y = 38 - 18 जो भी करोगे 20, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। और एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक इक्वेशन आएगी मीडियन के फॉर्मूले से, मीडियन = L + n/2 - CF/F × h। तो मीडियन दी हुई थी, L दी हुई थी, L लोअर लिमिट दी गई थी, हमने निकाल ली थी। डायरेक्ट मीडियन पता था तो उसी में जो जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगा वही मीडियन क्लास होगी। तो ये L निकाल लिया, n/2 आप कर सकते हो, n/2 ये टोटल दे रखा था 38, तो 38 का n/2 कर लिया आपने। CF ये वाली CF 8 + x, 8 + x लिखोगे तो केयरफुल रहना, माइनस है तो इसे 8 + x लिखना और फिर साइन चेंज करना, अपॉन f अपॉन y × h। सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक यहाँ की इक्वेशन है, एक यहाँ की, दोनों सॉल्व करोगे और मीडियन निकल कर आ जाएगा। आपने किया होगा, अपनी बेयर कॉपी निकालो या जहां भी आपने किया है, मैंने बस जल्दी जल्दी ये आपको रिवाइज कराया, लेकिन ये आना चाहिए। मीन निकालने का स्टेप डिवीजन मेथड, मीन में अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने का क्वेश्चन, मीडियन निकालना, और मीडियन में जब मीडियन ऑलरेडी दी हुई है और अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना, वो वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। आने को तो देखो CBSE में कुछ भी आते हैं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ खास इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर हम बेसिक मैथ्स कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, इनको स्किप नहीं कर सकते। तो चलो अब लास्ट क्या बच गया हमारा मोड। मोड भी आपको याद होगा, मोड कैसे, मोड निकालना बहुत आसान है। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी 2, 4, 18, 5, 40 to 50, फ्रीक्वेंसी 15 है और मोड निकालनी है। मोड क्या होता है, जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स आता है उसे मोड कहते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 18, 20 to 30, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। इसमें मीडियन की तरह n/2 करने की जरूरत नहीं है, CF निकालने की जरूरत नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितनी है हमारी, मॉडल क्लास कौन सी है हमारी 20 to 30। उसके बाद मॉडल क्लास के सामने जो होती है वो होती है F1, उससे पहले जो होती है उसे हम लोग बोल देते हैं F0 या F0, उसके बाद जो होती है उसे हम लोग कह देते हैं F2। तो F1 की जरूरत है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। अब आपको मॉडल क्लास पता चल गया, L कितनी है 30, F1 F2 ये सारा कुछ पता है, H कितनी है, H इसकी 10 है। तो मोड का फॉर्मूला ही तो याद करना है, बस मोड का फॉर्मूला ही तो याद करना है। मोड का फॉर्मूला क्या है, L +
F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। यही तो फॉर्मूला है मोड का। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मोड निकल कर आ जाएगी। मोड के जनरली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर अननोन फ्रीक्वेंसी दी है तो सेम मेथड यूज करोगे, वो निकल जाएगा। तो ये हमने स्टैटिस्टिक्स किया। हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बेसिक चीज़ें बताई आपको। हमने फिर आपको लीनियर इक्वेशन की बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाई। सरफेस एरिया वॉल्यूम आप स्किप करते हो, तो मैंने बोला उसका फॉर्मूला पढ़ लो आज, ताकि आप एग्जाम में आराम से थोड़ा कर सको। अगर आपने फॉर्मूले पढ़ लिया और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया उतना भी लिखा, वहाँ से स्कोर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स 100% करके जानिए, स्कोर कर सकते हो। और कुछ मैंने पीछे के वीडियोज़ में कराए। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस रहो। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे और जितने अच्छे से एग्जाम दोगे बिल्कुल खुश होकर, उतना अच्छा स्कोर करोगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।